हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी के कुछ और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी आया था, कुछ बच्चों के आंसर्स करेक्ट थे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो हम प्रीवियस वीडियोस में भी इस तरीके के कंसेप्ट को देख चुके हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 250 बाय 500 का सेक्शन आपको गिवन है। 250 यहाँ पर विड्थ है और 500 ओवरऑल डेप्थ है, इज शोवन इन द फिगर। तो यहाँ पर आपको 450 mm और 50 mm यहाँ पर इफेक्टिव कवर और इफेक्टिव डेप्थ आपको मेंशन है। ठीक है। अज्यूम द M20 ग्रेड कंक्रीट, M20 ग्रेड का कंक्रीट एज्यूम करना है और Fe 415 की स्टील एज्यूम करनी है। क्वेश्चन है कि आपको क्रैकिंग मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको इसका पूरा मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ कि क्रैकिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रैकिंग मूवमेंट वो होता है जो किसी भी बीम के अंदर जो फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक अपीयर होता है, उसको आप उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट लगता है बीम के अंदर, उसको क्रैकिंग मूवमेंट कहते हैं। और फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक कब आता है? एफसीआर स्ट्रेस पर आता है, और एफसीआर को मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट भी कहते हैं, जो कि 0.7 अंडर रूट एफसीके के बराबर होता है। तो यहाँ वो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है डब्ल्यूएसएम का, वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस मेथड के अंदर आप बोलते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है कंक्रीट का वो क्रैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे इसको, तो इस जगह पर जो आप इक्वेशन यूज करोगे वो होगा M/I इज इक्वल टू F/Y। ठीक है, तो ये अनक्रैक्ड सेक्शन होगा पूरा का पूरा। इस अनक्रैक्ड सेक्शन के लिए आपको जो ध्यान देना होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन पर होगा, और y यानी कि न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कहां पर होगी, और न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कहां से? जो बॉटम मोस्ट आपको पॉइंट मिलेगा वहां से। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यही वो पॉइंट होगा जहां पर टेंशन क्रैक्स सबसे पहले स्टार्ट होंगे आना। ठीक है, क्योंकि टेंशन कहां पर है? बॉटम पर है। तो सबसे पहले आपको सीजी निकालना होगा कि कहां पर आपका इस पूरे सेक्शन का जो आरसीसी सेक्शन दिया हुआ है, इसका न्यूट्रल एक्सिस आएगा, यानी कि उसका सीजी सेंट्रोइडल लोकेशन कहां पर होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बेसिकली डब्ल्यूएसएम से चल रहा है। मॉड्यूलर रेशियो भी यहाँ पर गिवन है, जिससे हमने जज कर लिया कि डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि हम लोगों को ध्यान देना है कि किस तरीके से इसका सीजी आएगा। सीजी निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, समेशन ऑफ ए आई मल्टीप्लाइड बाय वाई आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ ए आई। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में इस पूरे सेक्शन में आपके पास में दो डिफरेंट तरीके के मटेरियल है। एक तो है कंक्रीट और दूसरा है स्टील। और यहां पर अगर आप बाउंड्री टू बाउंड्री अगर टोटल एरिया निकाल लो, तो ये जो टोटल एरिया है इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रॉस एरिया कहते हैं। तो ग्रॉस एरिया इज व्हाट? द एरिया ऑफ द कंक्रीट एंड द एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय आप लोगों ने यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है उसमें करना क्या है कि जो कंक्रीट का एरिया था वो आपको एज ए कंप्लीट रेक्टेंगल यहाँ पर लेकर के चलना है। ठीक है, तो एज ए कंप्लीट रेक्टेंगल यहाँ पर आपने कंक्रीट का एरिया लिया, और इस जगह पर वाकई में कुछ ना कुछ यहाँ पर होल्स भी होंगे, लेकिन उन होल्स को भी आपने कंक्रीट से फिल कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर कंक्रीट नहीं था इन होल्स में यहाँ पर स्टील था। तो आपको स्टील का एरिया तो ऐड करना पड़ेगा और कंक्रीट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। डब्ल्यूएसएम के अंदर हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन यूज करते हैं। ये इक्वेशन मैं आपको डिराइव करवा चुका हूं कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना आता है, वो m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील आता है। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो जो टेंशन साइड में आप यूज करते हो वो m यूज करते हो, कंप्रेशन साइड में कभी रेनफोर्समेंट देते हो और आपको इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया निकालना होता है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ m यूज करते हैं। इसकी पूरी कहानी हम रेगुलर क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं एरिया ऑफ स्टील कितना है। 4 बार 25 की है, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील इतना है। तो एरिया ऑफ टोटल यदि आप कंक्रीट का देखें तो ग्रॉस एरिया आप यहां पर कर दो जो कि कंक्रीट का है, तो बीडी आपने ले लिया। ठीक है, और बेसिकली इस ग्रॉस एरिया में ये कंक्रीट आपको एक्स्ट्रा यहां पर फिल करना पड़ा, तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस कितना एरिया कंक्रीट का एक्स्ट्रा फिल किया? जितना स्टील का एरिया है। ठीक है, तो यहां पर जो कैलकुलेशन है m टाइम्स ऑफ एस की, ये तो बेसिकली जो स्टील वाकई में वहां पे मौजूद था उसका इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है, और इसमें से आपने उस जगह पर जो कंक्रीट आपने एक्स्ट्रा फिल किया है इसको आपको माइनस करना पड़ा, और ये कितना कंक्रीट आपने एक्स्ट्रा फिल किया है, एरिया ऑफ स्टील के बराबर किया है, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया जो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट होगा वो इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, जो कि आप समेशन ए आई की कैलकुलेशन में यहां यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा इस कैलकुलेशन पर होगा कि इनका इंडिविजुअल सीजी कहाँ आएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो इस पूरे रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो इसका सीजी आएगा वो मिड में आएगा। ठीक है, तो जब आप इस फर्स्ट फिगर के लिए ये पहली वाली टर्म लिखेंगे समेशन ए आई वाई आई में, यानी कि A1 Y1 लिखेंगे, तो एरिया कंक्रीट का B इंटू डी हो जाएगा,
और मल्टीप्लाइड बाय y1, यदि आप टॉप से कैलकुलेट करें सारे CG को, तो आपके पास में जो डिस्टेंस है टॉप से इसका जो CG आएगा वो d/2 पर आएगा। इसी तरीके से जो एरिया इस जगह पर स्टील का आपका सेकंड फिगर में यहाँ पर इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट है वो m-1 मल्टीप्लाइड बाय AST है, और उसकी जो टॉप से डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल d हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंक्रीट का एरिया आपका इसका फर्स्ट फिगर का है वो b इंटू डी है, और इसका जो CG लाई करेगा वो इस पॉइंट पर करेगा, तो समेशन में जो टर्म होती है AI YI, तो इसमें YA आपका d/2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कंक्रीट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ मैंने डॉटेड से बनाया हुआ है बाउंड्री को, और सिर्फ आपको इक्विवेलेंट एरिया इस लेवल पर कंक्रीट का लेना है। तो यहाँ पर आपने कंक्रीट का एरिया लिया A2 मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है, d है, क्योंकि टॉप से डिस्टेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, तो टॉप से जो इसका CG आएगा इस सेक्शन का, वो टॉप से आपने कैलकुलेट कर लिया कि इससे टॉप से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 281.72 mm। ठीक है, तो टॉप से जो डिस्टेंस आ रही है वो इतनी आ रही है। ये आपने बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस निकाल दिया। जब क्रैकिंग वहां पर ना हो तो न्यूट्रल एक्सिस हम इस तरीके से निकालते हैं। और आप देख चुके हैं कि WSM का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें अगर आप न्यूट्रल एक्सिस निकालने जाते हो तो आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते समय C बराबर T लेते हो। ठीक है, तो उससे कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट और टेंशन एरिया का मूवमेंट आप बराबर करते हो। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। यहाँ पर क्रैकिंग हुई नहीं थी, इस वजह से आप लोग इस अप्रोच को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी तक आपने निकाला है वो निकाल लिया है कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी है, 281.72 mm है। और अगर आप न्यूट्रल एक्सिस का टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से डिस्टेंस लेंगे तो वो तो 281.72 है, और अगर आप लेवल ऑफ रेनफोर्समेंट से लेंगे तो आपको स्मॉल डी पता है। ठीक है, स्मॉल डी क्वेश्चन में 450 है, तो 450 में से इसको घटा देंगे तो 168.27 आ जाएगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम यूज कर लेंगे। अभी आपका जो नेक्स्ट टारगेट है उस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, m/i इज इक्वल टू f/y, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ये जो इस इक्वेशन में आई लिखा जाता है ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिया जाता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर आप ऊपर यूज कर रहे हो तो एक्सिस ऑफ बेंडिंग आएगी, और एक्सिस ऑफ बेंडिंग यहाँ पर कौन सी है, ये बेसिकली ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको आई लिखना पड़ेगा। तो हम इस रेक्टेंगुलर जो कंक्रीट एरिया आपने फर्स्ट फिगर में माना हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालनी है जो कि थोड़ी सी नीचे है। अगर इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस देखोगे तो ये 250 पर है। ठीक है, तो यदि आप इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दोगे तो इसको कहते हैं IG। ठीक है, और आपने लिखा एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर गलत जगह पर लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ पर आएगा। जो इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है जहां पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो, ठीक है, तो जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो ये वाली एक्सिस है, और जहां पर आपको इसको शिफ्ट करना है वो ये वाली एक्सिस है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आप करते हैं, तो 281.72 टॉप से माइनस 250 टॉप से उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो रिजल्ट आपका मिल जाएगा। फर्स्ट फिगर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस वो इतना है। फिर ये जो सेकंड फिगर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आप लिखोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये वाली डिस्टेंस ऑलरेडी 168.27 निकाली हुई है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। एरिया यहाँ पर कितना है, m-1, m क्वेश्चन में 13 है, तो 13-1 किया, मल्टीप्लाइड बाय एसटी किया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 168.27 का स्क्वायर किया, तो टोटल आपको mm4 में इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन में मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम इक्वेशन लगा सकते हैं कि क्रैकिंग मूवमेंट कहाँ आएगा, कब आएगा, तो क्रैकिंग मूवमेंट वाला पॉइंट होगा ये। ठीक है, गलती मत करना कि आप इस जगह पर ले ले, क्योंकि क्रैकिंग जब स्टार्ट होगी तो फ्लेक्सर क्रैक नीचे से अपीयर होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल एक्सिस से ये वाली जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए आप 500 जो कि ओवरऑल डेप्थ है उसमें से 281.72 घटा देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली डिस्टेंस 281.72 है, तो आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगी। फॉर्मूला लगा रहे हैं m/i इज इक्वल टू f/y, अगर f को आप FCR लिखोगे तो MCR मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने i की वैल्यू जो पहले निकाली है उसको पुट किया। ठीक है, FCR की जगह पर आपने 0.7 अंडर FC के पुट किया। ठीक है, और y की जगह आपने ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से पुट की, तो रिजल्ट मिल रहा है 48.72। ठीक है, इंटू 10⁶ मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 48.72 आ रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया था कि यहाँ पर जो स्टील है उसमें स्ट्रेस कितनी होगी। ठीक है, तो स्टील में स्ट्रेस कितनी होगी, तो स्टील में स्ट्रेस तो डायरेक्टली निकलेगा नहीं,
पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस लेवल पर जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेस निकालो, क्योंकि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इस जगह पर, ये डायग्राम किसका है, ये ट्रांसफॉर्म्ड कंक्रीट का डायग्राम है। तो ट्रांसफॉर्म्ड कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेस बनेगी इस लेवल पर वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसी लेवल पर क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसी लेवल पर स्टील है और स्टील में स्ट्रेस पूछा है, तो इस लेवल पर कंक्रीट में स्ट्रेस कितना है उसको मैंने एफएससी बोला है। तो m अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस लिखते समय न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस बॉटम मोस्ट से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, क्योंकि स्टील में स्ट्रेस आपको निकालनी है और स्टील इस लेवल पर है, तो इस लेवल पर कंक्रीट में स्ट्रेस निकाल रहे हैं। फिर हम जानते हैं कि अगर आपको स्टील में स्ट्रेस चाहिए होती है तो मॉड्यूलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस इन द कंक्रीट कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो m अपॉन आई यूज किया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस यूज किया न्यूट्रल एक्सिस से, 1.92 आपका मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1.92 बेसिकली ये न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर मिल रहा होगा। ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया मॉड्यूलर रेशियो से कंक्रीट की स्ट्रेस को, तो आपको एफएसटी मिल गया। ये यूनिट गलत लगी हुई है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर आपका एफएसटी इतना होगा। ठीक है, स्ट्रेस इन द कंक्रीट जो होगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में 25.75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर बच्चों को दिक्कत आती है तो मेनली डेफिनेशन से, एक तो कि क्रैकिंग मूवमेंट कब आता है, ठीक है, एफसीआर पर आता है। दूसरी जो दिक्कत वो कर देते हैं डब्ल्यूएसएम की, वो ट्रेडिशनल अप्रोच लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आप अप्रोच यूज़ करोगे, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट क्रैकिंग में नहीं गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सोम के जो कंसेप्ट सीखते हो एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई, उसको यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। A doubly reinforced beam having the width B and the effective depth D, AST आपको बता रखा है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया टर्म्स में ASC आपको बताया हुआ है, सिग्मा CBC सिग्मा ST मॉड्यूलर रेशियो आपको गिवन है, इफेक्टिव कवर आपको गिवन है। कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, बेसिकली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डब्ल्यू रेनफोर्स्ड का है और WSM से है, क्योंकि यहाँ पर आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस और मॉड्यूलर रेशियोज गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो नंबर्स में नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको जो है 300 500 इस तरीके की जो है डायमेंशंस आपको नहीं मेंशन है, आपको ये वेरिएबल फॉर्म में मेंशन है। तो इन्हीं वेरिएबल्स में आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हो जब भी, तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ती है, फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ती है, फिर सेक्शन को समझना पड़ता है इनको कंपेयर करवा करके कि एक्सिस छोटा है क्या एक्सिस से, अगर छोटा है तो अंडर एनफोर्स्ड है, अगर बराबर है तो वो बैलेंस्ड है, और अगर एक्स से बड़ा है एक्सिस से तो ओवर एनफोर्स सेक्शन है। उसके हिसाब से फिर बाद में आप मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी बताते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो सिमिलर ट्राइंगल बनेगा वो सेम बनेगा, और क्रिटिकल कंडीशन पर परमिसिबल लिमिट पर जिस समय कंक्रीट पहुंचता है उसी समय स्टील भी अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाता है। दोनों जब एक साथ परमिसिबल लिमिट्स पर पहुंचते हैं तो WSM में इस डेप्थ को, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है उसको आपने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोला हुआ है। तो सिमिलर ट्राइंगल यूज करके ये फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट आ रहा है 0.337D। ठीक है, तो ये सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में भी सेम होता है, टी सेक्शन में भी सेम होता है, एल सेक्शन में भी सेम होता है। जो अप्रोच है वो सिमिलर ट्राइंगल स्ट्रेस डायग्राम से यूज करती है, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है इस क्वेश्चन में 0.337D। अब हमारा टास्क होगा कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालें। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए C बराबर T लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए आपने C बराबर T लगाया, और WSM में मैं ये क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में आपको डिराइव करवा चुका हूँ कि WSM में ये मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया और मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया के बराबर हो जाता है। ये आपका बेसिकली जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर T दे दे आपको तब भी यही काम करना है। ठीक है, L सेक्शन दे दे यही काम करना है, अगर आपको कोई ग्रूव वाला सेक्शन दे दे और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी हो यही काम करना है, ट्रायंगुलर सेक्शन दे दे बीम का और आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी हो एक्चुअल, तो यही काम करना है कि कंप्रेशन एरिया का जो मूवमेंट होगा वो टेंशन एरिया के मूवमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कई बार देख चुके हैं कि ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। बी इंटू एक्स कंप्रेशन एरिया है, वो रेक्टेंगुलर होता है तो उसका CG XA/2 पर होता है। ठीक है, कंप्रेशन साइड में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं मॉड्यूलर रेशियो 1.5 गुना लेते हैं टेंशन साइड से। ठीक है, तो 1.5 m-1, और इसकी कैलकुलेशन में आपने कंक्रीट एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इस वजह से -1 करना पड़ेगा, ASC होगा। और ये रेनफोर्समेंट लेवल पर है ना, कंप्रेशन लेवल के रेनफोर्समेंट पर है, इस वजह से आपकी जो डिस्टेंस आएगी न्यूट्रल एक्सिस से वो XA-D' हो जाएगी। तो ये तो टोटल कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट हो गया, और स्टील एरिया जो है वो m टाइम्स ऑफ AST है, और उसकी जो डिस्टेंस होगी न्यूट्रल एक्सिस से वो D-XA के बराबर है। ठीक है, डेरिवेशन में कर चुका हूँ, फिगर आपके दिमाग में होगा तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है,
तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया था उसको पुट करते हैं। मॉड्यूलर रेशो 18 था, ठीक है। बाकी चीजें तो आपकी वेरिएबल्स की टर्म्स में थी, -1, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ASC 0.01 BD है, ठीक है। XA माइनस 0.1 D है। 18 मल्टीप्लाइड बाई AST आपको बोला गया था 1.5% ऑफ द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो आपने यूज कर लिया D माइनस XA। तो ये XA में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो B तो आपका कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरफ से, ठीक है। लेकिन आपको इक्वेशन में D स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम पावर D की आपकी जो है वो 2 है, तो D स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे तो ये पूरी इक्वेशन XA बाई D में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर XA बाई D में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आप XA बाई D को कुछ देर के लिए आप Y बोल दो, ठीक है। और Y में फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ सुथरी दिख जाएगी, तो उस Y की वैल्यू को निकाल लो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 0.404 आ रही होगी, ठीक है। तो XA आप निकाल पाएंगे फिर कि XA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0.404 D होगा, और ये बड़ा है, जो हमने XA निकाला था उससे बड़ा है, इसका मतलब ये ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन है। तो इस क्वेश्चन में ये ओवर एनफोर्स सेक्शन आ रहा है। मैं कई बार आपको ओवर एनफोर्स की भी एक्चुअल कैलकुलेशन शो कर चुका हूं, तो अभी मैं डायरेक्टली जो है आपको शो करूंगा स्किप करते हुए कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के कोरोस्पॉन्डिंग जो बैलेंस्ड की कैपेसिटी होगी उसी के बराबर आप ओवर एनफोर्स सेक्शन की कैपेसिटी को लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी निकालनी है वो आप क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के कोरोस्पॉन्डिंग निकालेंगे, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन के कोरोस्पॉन्डिंग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ओवर एनफोर्स सेक्शन के कोरोस्पॉन्डिंग यदि आप निकालोगे एक्चुअल डेप्थ को लेकर के तो सेक्शन फेल जो होगा वो ब्रिटल बिहेवियर देगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि सेक्शन अगर फेल हो और वो ब्रिटल बिहेवियर दे, तो हम हमेशा डक्टाइल डिजाइन करते हैं। डक्टाइल डिजाइन के लिए हमें बेसिकली बैलेंस्ड या फिर अंडर एनफोर्स सेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है ओवर एनफोर्स सेक्शन की, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, सीधा सीधा MR कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिकली कंप्रेशन फोर्स, है ना। तो कंप्रेशन फोर्स जब आप लिखोगे तो ओवर एनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो कंक्रीट अपनी लिमिट पर पहुंच गया। स्ट्रेस डायग्राम अगर आप बनाओगे तो स्ट्रेस डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसके सामने क्या है? इसके सामने कंक्रीट है, ठीक है। इस तरीके से है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पर आपका कुछ रेनफोर्समेंट भी है ना, यहाँ पर कुछ आपका रेनफोर्समेंट भी है। तो आपको बेसिकली ये F' और निकालना पड़ेगा, ठीक है। कंक्रीट अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगा तो सिग्मा CBC होगा। एक बार तो पूरा कंक्रीट लेते हुए हम करेंगे काम, तो B/XC, ये तो कंक्रीट का एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्ट्रेस सिग्मा CBC डिवाइड बाय 2। ये आपका फर्स्ट डायग्राम जो मैं बोलता हूँ क्लासेस के अंदर, उसका क्या हो गया? ये कंप्रेशन फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट की जो लीवर आर्म है, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स कहाँ लगेगा? इस ट्राइंगल के CG पर लगेगा, यानी कि टॉप से XC/3 पर लगेगा। अगर यहाँ से डिस्टेंस टेंशन लेवल से देखोगे तो वो हो जाएगी D-XC/3, ठीक है। और जो आपका कंप्रेशन एरिया स्टील रेनफोर्समेंट के कारण जो मिल रहा है वो 1.5 टाइम्स ऑफ M होगा। उसमें से कंक्रीट एरिया माइनस करना है क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेशन में आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय AC ये आपका C2 फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय F' क्योंकि इस लेवल पर जो कंक्रीट है, इस लेवल पर वहां पर जो स्ट्रेस होगी वो सिग्मा CBC नहीं होगी, वो F' होगी। और F' आपको सिमिलर ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा। तो F' मल्टीप्लाइड बाय D-D', जो टेंशन लेवल है उससे इस लेवल की रेनफोर्समेंट कंप्रेशन लेवल की जो डिस्टेंस है वो D-D' है। तो आप बेसिकली सबसे पहले जो ध्यान दोगे इसमें F' कैलकुलेशन पर दोगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगा करके F' आपका, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। F' आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, D से D विल कैंसिल आउट, F' आपको मिलेगा 3.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो 3.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो XC निकला था स्टार्टिंग में हमने देखा था 0.337 D था। सिग्मा CBC क्वेश्चन के अंदर 5.5 गिवन था। XC, ठीक है। मॉड्यूलर रेशो आपका 18 है क्वेश्चन के अंदर। ASC आपको 1% दिया गया था, ठीक है, 1% ऑफ द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। F' हमने सिमिलर ट्राइंगल से अभी भी निकाल दिया है, वो 3.87 आया था, ठीक है। D-D' आपको 0.1 गिवन है, तो MR आ जाएगा 1.728 BD स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जब भी आपके वेरिएबल्स में क्वेश्चन आते हैं तो आपको वेरिएबल की टर्म्स में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन टी बीम से है,
टी बीम के अंदर आपको डिटेलिंग्स दे रखी है, थिकनेस ऑफ द स्लैब गिवन है ना, थिकनेस ऑफ द स्लैब गिवन है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये मोनोलिथिकली कास्टेड विद द स्लैब वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ द फ्लेंज जो कि स्लैब के बराबर है वो गिवन है। विड्थ ऑफ द रिब, विड्थ ऑफ द रिब का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये स्लैब है, यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन आता है, यहाँ पर आपके पास में इस तरफ वाली लेंथ को L1 कहते हैं। इधर जो आपकी क्लियर टू क्लियर स्पैन होता है उसको मैंने L2 बोला था क्लासेस में। ये आपके विड्थ ऑफ द रिब या फिर विड्थ ऑफ द वेब ये कहलाता है। तो बेसिकली विड्थ ऑफ द रिब यानी कि विड्थ ऑफ द वेब आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेप्थ ऑफ द बीम आपको क्वेश्चन में 500 mm गिवन है, ठीक है। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बीम इज 3 मीटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बीम का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन के अंदर और भी जो है आपके टी बीम्स हो सकता है बने, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से चल रही है, ठीक है, द डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम्स, इसका मतलब बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस है आपको ये गिवन है, ठीक है। क्लासेस में जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि L1 और L2 करके जब आप बोलते हो तो L1 यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप सेंटर टू सेंटर यदि आप इसमें कंट्रीब्यूशन लेना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली L1/2 प्लस BW डिवाइड बाई 2 और BW डिवाइड बाई 2 इधर से भी आता है। कंप्लीटली मैं आपको क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, तो उसका चीज़ का ध्यान रखना। इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम, कॉलम टू कॉलम ये जो बीम जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ जो कॉलम टू कॉलम ये बीम जाएगा, तो इस बीम में जो इफेक्टिव स्पैन है वो आपको 6 मीटर गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जिसको L नोट कहते हैं वो 3.6 मीटर गिवन है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि अगर ये ना दे तो कैसे लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड अगर दें तो आप पूरा ले लेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर तो मिलेगा नहीं, तो वहां पर जीरो मूवमेंट वाले पॉइंट मिलते हैं, उसी को L नोट की तरीके से यहाँ पर आप कैलकुलेशन में यूज करते हो। अगर कंटिन्यूस बीम दिया जाए तो 0.7 टाइम्स ऑफ 0.7 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव ले लेंगे, ठीक है। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज आपको बतानी है। तो ये आपने क्वेश्चन को देख करके इतनी जानकारी आपने कंक्लूड की है। आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे ये बनता है IS कोड में, इसका मैं आपको बता चुका हूँ क्लासेस के अंदर। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं कि BF द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ दिस विल बी द मिनिमम, ठीक है। ये L नोट 3.6 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर डिवाइड बाई 6 BW किया, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई इतना किया। तो बेसिकली आपको जो ये डिस्टेंसेस गिवन थी ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो यहाँ पर L1/2 एक तरफ से आएगी डिस्टेंस और प्लस BW डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो ये बेसिकली आपके पास में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन है ना, वो कितनी गिवन है, दैट इज गिवन एज 3 मीटर। तो 3 का हाफ हो जाएगा यानी कि 1.5 मीटर यहाँ पर है। इसी तरीके से BW डिवाइड बाई 2 यदि आप इसमें ऐड करोगे तो ये भी आपका 1.5 मीटर है। तो आप डायरेक्टली इसको 3 मीटर भी लिख सकते हैं। जो पूरी डिस्टेंस है आपके पास में, ये बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम्स भी होता है। तो ये कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो ये टोटल आपको आना वो 3 है, ठीक है। तो जो कोड के अंदर BW प्लस L1/2 प्लस L2/2 अगर दोनों तरफ की बीम्स जो है वो बराबर स्पेसिंग पे हैं तो आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डायरेक्टली ले सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। क्लासेस में और डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। 1.5 मीटर यहाँ पर मिनिमम आ रहा है, 1500 mm का इफेक्टिव फ्लेंस यहाँ पर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द आइसोलेटेड टी बीम शोन इन द फिगर, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड ओवर द स्पैन ऑफ 6 मीटर। M20 ग्रेड गिवन है कंक्रीट का, Fe415 है। फिर से सिग्मा CBC सिग्मा ST गिवन है, इसका मतलब ये आपका WSM से चलेगा, ठीक है। टी बीम का क्वेश्चन है, तो टी बीम में हमारे पास में 3 केसेस आते हैं। पहला केस जब जो न्यूट्रल एक्सिस है वो विद इन द फ्लेंज लाई करे, तो यहाँ पर हम पहले केस से स्टार्ट कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट द न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लेंज, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लेंज। तो अगर आप ये डेप्थ निकालोगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे, तो वो DF से चेक करनी पड़ेगी कि DF से वो छोटी है या बड़ी है। अगर x से जो निकाला है अगर वो DF से छोटा आ जाए, 150 mm से छोटा आ जाए, तो आपका ये अजम्पशन वैलिड है, फिर क्वेश्चन हम यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। बी जो है आपके पास में 1200 mm गिवन है, ये गिवन विड्थ ऑफ द बीम है। आइसोलेटेड के अंदर जो गिवन विड्थ ऑफ बीम होती है उस पर कैलकुलेशन नहीं चलती है, आप हमेशा फ्लेंज इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालते हो, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन में हो सकता है कभी आपको डायरेक्टली इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ दे दे, नहीं दे तो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड में यदि आप निकालते हो तो L नोट जो गिवन था आपका, ठीक है, वही आपका L नोट हो जाएगा। तो L नोट डिवाइड बाई बी किया प्लस 4, ठीक है, प्लस BW किया तो 966.67 आ रहा है। और यहाँ पर IS कोड के हिसाब से जो गिवन विड्थ होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिनिमम है वो 966.67 mm है। तो बेसिकली जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ पर कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है। ये क्या होता है डिटेल में मैं क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में बार बार बोल रहा हूँ, न तो वो टेंशन एनफोर्समेंट कितना डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है, न सिंगली डबली, ठीक है, न आपका टी बीम एल बीम किसी भी टाइप का बीम हो, ठीक है। आप WSM के अंदर ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल से आती है। सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट में अगर चेंज होगा तब ये इक्वेशन नहीं लगेगी, अदरवाइज ये इक्वेशन हमेशा आपकी लगेगी, ठीक है। तो एक्सी निकालते समय मॉड्यूलर रेशियो क्वेश्चन में 13 गिवन था, ठीक है, और ये वैल्यूज आपने पुट की, सिग्मा एस टी आपका 230 है, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी आपको 500 mm यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। दिस इज स्मॉल डी, यानी कि लेवल ऑफ एनफोर्समेंट तक आपको बताया हुआ है 141.74 mm आ गया। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो 141.74 आ रही है। अब हम निकालेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे तो कंप्रेशन एरिया का मोमेंट और टेंशन एरिया का मोमेंट आपको बराबर करना होगा, ठीक है। तो यदि आपका ये न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लेंज जाती है तो उस टाइम पर ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर बीम की तरह काम आता है, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगुलर बीम भी होता तो यहाँ पर हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले कंक्रीट को तो ही कैलकुलेशन में यूज करते हैं, नीचे वाला तो वैसे भी कंक्रीट कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, बस स्टील यूज में होता है। तो आप रेक्टेंगुलर बीम की तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंप्रेशन एरिया लिखा है आपने, ये BF मल्टीप्लाइड बाय एक्स से लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय रेक्टेंगुलर एरिया था तो कंप्रेशन एरिया का मोमेंट इतना है, ठीक है। तो यदि आप निकालते हो टेंशन एरिया का मोमेंट तो टेंशन एरिया इस लेवल पर है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है टॉप से वो D है, तो उसमें से D डैश को माइनस कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर D माइनस एक्स से जो आप कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो M मल्टीप्लाइड बाई AST किया, एक्स से आ गया आपका 114.19 mm, ये छोटा है DF से, इसका मतलब आपका अजम्पशन वैलिड है, न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लेंज लाई करेगी। और ये आपका छोटा है किससे, एक्सी से, एक्सी जो हमने भी निकाला था उससे भी छोटा है, तो इसका मतलब सेक्शन आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। अगर सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड होता है तो हम सिग्मा एसटी से जा सकते हैं, क्योंकि स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच चुका होगा, कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो हम चलेंगे स्टील साइड से, तो जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एम आर इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ये टेंशन फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म किया, रिजल्ट आपको 133.51 मिल गया, ठीक है। अगर फिर भी कोई बोले कि नहीं मुझे तो सर कंप्रेशन साइड से जाना है, तो यहाँ कंप्रेशन साइड पे सिग्मा सीबीसी मत लिखना बस, क्यों, क्योंकि कंक्रीट अपनी परमिसिबल पर पहुंचा नहीं है, उससे पहले स्टील पहुंच गया, इसलिए आपने बोल दिया कि फेलियर हो गया, ठीक है। तो बी एफ इंटू एक्स ए बाई टू, ये आपका आपने जो बी एफ इंटू एक्स ए लिखा है ये कंक्रीट का एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्ट्रेस एफ सी बाई टू है, मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। तो एफ सी आपको निकालना पड़ेगा सिमिलर ट्राइंगल से पहले, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल से एफ सी निकालेंगे, और एफ सी निकालने के बाद में आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको एम आर मिल जाएगा 133.51, जो कि सेम है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर स्टील यील्ड हो जाए तो आप टेंशन साइड से जाओ, अगर स्टील यील्ड नहीं हो रहा है तो फिर आप कंप्रेशन साइड से जाओ, ठीक है। और वैसे भी अगर स्टील यील्ड नहीं हो रहा है तो ओवर एनफोर्स सेक्शन को हम लिमिट कर देते हैं बैलेंस्ड कैपेसिटी के बराबर, तो वहाँ हम फिर बैलेंस्ड कैपेसिटी को शो कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ 450 mm इफेक्टिव डेप्थ एंड 250 mm बेस, width इज एनफोर्स्ड एज शोन इन द फिगर, सिग्मा सीबीसी वगैरह दे रखा है, इसका मतलब फिर से ये WSM का क्वेश्चन है, आपको निकालना है व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो कंसेप्ट फिर से एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में सेम रहने वाला है, C बराबर T आपको लगाना पड़ेगा। तो C बराबर T यदि आप लगाते हो WSM में तो कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट और टेंशन एरिया का मूवमेंट बराबर कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग AST देख लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट 4 बार दे रखी थी 12 की, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन एरिया मूवमेंट को टेंशन एरिया मूवमेंट के बराबर लिखा, तो इक्वेशन क्या चलेगी, ये आपका कंप्रेशन का एरिया है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो इस वाली विड्थ को मैं थोड़ी देर के लिए बी डैश लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो विड्थ है इसको मैंने बी बोला हुआ है कि बी इतना है, और जो ओवरऑल डेप्थ आपको 500 mm जो यहाँ पर नजर आ रही है इसको मैंने कैपिटल डी बोला हुआ है। तो सिमिलर ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल में यूज करके बी डैश निकाला जा सकता है, बी डैश डिवाइड बाय बी जो होगा वो कितना होगा, यानी कि वो एक्स ए जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है डिवाइडेड बाय डेप्थ ओवरऑल डेप्थ के बराबर होगा, तो बी डैश आप निकाल पाओगे दैट इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए, ठीक है। तो हाफ ऑफ विड्थ यानी कि बी डैश मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए, ये हो गया कंप्रेशन एरिया,
कंप्रेशन एरिया का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो इसका सीजी कहाँ पर लाई करेगा, बेस से 1/3 पर लाई करेगा, तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट हो गया। इसी तरीके से जो एरिया इस जगह पर स्टील का है वो कितना है, वो है m टाइम्स ऑफ एस टी। उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है d माइनस एक्स ए। ठीक है, तो d माइनस एक्स ए पुट किया। पूरी इक्वेशन आपकी एक्स ए में अननोन है, एक्स ए के लिए सॉल्व करेंगे 266.50 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट का डाउट आया था मेरे पास में, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वीडियो में। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज रिड्यूस्ड टू 90%, एज पर द आईएस कोड होता तो 95% है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया 90% है, तो 90% से मैंने कैलकुलेशन आपको शो की थी। इसमें पूछा था देन ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी। देखो स्ट्रक्चर सेफ कब होगा, जितना लोड आप कैलकुलेशन में, डिजाइन कैलकुलेशन में लेके चले हो, अगर उस लोड से कम लोड यदि आएगा तो स्ट्रक्चर सेफ है। और वैसे ही आप बोलते हो स्ट्रेंथ पॉइंट से भी कि स्ट्रेंथ जितना आप लेकर के चल रहे हो, एफसी के वैल्यू अगर वो आपका एफसी के से ज्यादा स्ट्रेंथ आता है तो सेफ है, वरना वो अनसेफ रहेगा। दोनों में 95% की प्रोबेबिलिटी है कि लोड आपका कम आएगा। ठीक है, 95% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा आएगी एफसी के से, 95% प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों ही चीजें जब होगी तो स्ट्रक्चर सेफ होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सेफ्टी पूछी गई थी, तो सेफ्टी का प्रोबेबिलिटी अगर पूछे तो आंसर आप फ्रैक्शंस में देंगे, परसेंटेज में मत देना। परसेंटेज में तो क्वेश्चन में बोला है, इस वजह से आंसर आप परसेंटेज में निकालोगे। एक तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की जो ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है वो कहती है कि किसी भी चीज की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो जीरो है, और किसी भी चीज की अगर फुल श्योरिटी हो तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट 0 to 1 चलता है, ना कि 0 से 100%, है ना। तो जब फिल इन द ब्लैंक आप गेट में जब यूज करते हो तो आप परसेंटेज का ध्यान रखना कि परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी अगर पूछे तभी बताना, अदरवाइज हम लोग हमेशा उसको फ्रैक्शंस में आंसर करेंगे, 0 to 1 के बीच में आंसर करेंगे। एक तो आपको ये सीखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट का डाउट है ये आपका आया हुआ है गेट के अंदर। ठीक है, इसमें आईएएस कोड बोल दिया उसने, तो आईएएस कोड में दोनों जो परसेंटेज होती है वो 95% लेकर के चलनी होती है ना। तो यहाँ तो 90% लेंगे कैलकुलेशन में, और अगर आप यहाँ अगर एज पर द आईएएस कोड चले तो 95% लेंगे, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस और नजर आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी पूछी है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, परसेंटेज में आंसर डालोगे तो गलत मान लिया जाएगा। आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस में आंसर डालना है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, ऐसे ही आपका कंसेप्ट स्ट्रेन का भी आता है। स्ट्रेन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल है। ठीक है, तो परसेंटेज में जब तक ना पूछे आप फ्रैक्शंस में आंसर डालना, परसेंटेज में पूछ ले तब जाकर के 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन चल रही है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है कि सेफ्टी जब भी मिलेगी तब स्ट्रेंथ तो ज़्यादा आए और लोड कम आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में 90% दे रखी है। तो दोनों चीज़ें जब एक साथ होगी तभी जाकर के स्ट्रेंथ आएगी। 0.81 आ रहा है, परसेंटेज में पूछा था इस वजह से 81% बता रहे हो आप। अगर आपसे वो पूछे कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, तब आपको आंसर 0.81 देना है। ठीक है, और इसको जो लोग करते हैं, कई सारे लोग इसको वैसे भी करते हैं कि स्ट्रक्चर आपका जो है फेल हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये दिख रहा है आपका कि जैसे मान लो लोडिंग की वजह से फेल हो गया। ठीक है, कि स्ट्रेंथ तो अपनी लिमिट में है लेकिन लोडिंग की वजह से फेल हो गया, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ की वजह से फेल हो गया लेकिन लोडिंग तो अपनी लिमिट में है, या फिर आप बोल सकते हो कि तीनों दोनों केस हो गए, यानी कि लोडिंग में भी फेल हो गया और स्ट्रेंथ में भी वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाया। तो आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे ना ये, ठीक है, तो फेलियर की जो वैल्यू मिलेगी आपको 0.19 मिल जाएगा। ठीक है, तो 19% से चांसेस है कि फेल हो जाएगा, यानी कि सेफ्टी की प्रोबेबिलिटी 81% आ जाएगी। ठीक है, लोग करते हैं लेकिन बेटर आपको मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिनको प्रोबेबिलिटी आती है वो बड़े आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट आईएएस कोड वाला, इसमें बस 95% लेना है आपको। 95% लेकर के चलोगे तो 0.9025 आपको आंसर 0.9025 आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। और आपसे सेफ्टी पूछा था, ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोबेबिलिटी पूछी है फेलियर की, तो 1 माइनस, ठीक है, ये वैल्यू कर देंगे क्योंकि तो सेफ्टी वाली प्रोबेबिलिटी है। तो 1 माइनस 0.9025 जब आप करोगे तो 0.0, ठीक है, 975 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। अगर यही चीज आपको परसेंटेज लास्ट में लगा देता तो आंसर फिर देते 9.75%। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में पुट करते समय आप ध्यान रखना बस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये जो आपको डबली रेनफोर्स्ड बीम बता रखा है, यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट है, जो रेड मैंने आपको बताया हुआ है बॉटम में, इसको तो सिंबल दिया AS1, और जो ग्रीन रेनफोर्समेंट जो मैंने टॉप में बता रखा है उसको मैंने सिंबल दिया AS2। आपको बताना है कि स्टील बार्स AS1 टेंशन स्टील बार्स है, ठीक है, AS2 compression steel bars है, steel bar AS1 will be in the compression, steel bar AS2 in the tension, steel bar AS1 will be in the compression, ठीक है, या steel bar AS2 will be in the tension। ठीक है, तो टेंशन और कंप्रेशन स्टील के बारे में आपको पूछा गया है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये क्वेश्चन देखें तो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आंसर देना है वो तो आपको देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर आपको कैंटिलीवर देना पड़े, ठीक है, कैंटिलीवर बीम बोल दी जाए, तो आपका बाय डिफॉल्ट आंसर क्या रहेगा, और सिंपली सपोर्टेड अगर आप लेकर के चलें, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन कुछ नहीं बताई हुई तो आप सिंपली सपोर्टेड इसको मान करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैंटिलीवर मानना पड़े तो क्या आंसर होगा, दोनों आंसर्स आप कमेंट में डालें। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम कंसेप्ट देखेंगे वो डबली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन, टी बीम डिज़ाइन, ठीक है, LSM कोड पर रहेगी, और उसी से रिलेटेड हम IS कोड्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।